हेलो दोस्तों, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का ऐसे क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। देखो बच्चों, आज जो हमारा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि जो लास्ट एक महीने से मेरे पास कई सारी क्वेरी आई है। लगभग एक महीने से यूट्यूब के द्वारा, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या फ़ोन के माध्यम से कई लोगों ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे हैं और उनका मैं इंडिविजुअल जवाब देना मुझे लगा कि संभव भी नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसका क्यों ना वीडियो बना दिया जाए। क्वेरी क्या थी? 2016 में एग्जाम पैटर्न क्या था, उस टाइम कितनी कट ऑफ गई थी, मेरे कितने एग्जाम सही हुए, मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए थे, इस कई प्रमोशन के क्या होता है और कई सारी था जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये सब क्वेरीज का मैंने इस एक वीडियो में ही आंसर देने का प्रयास किया है। तो चलो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दशहरे की आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। दशहरे के उपलक्ष्य में एसएफ क्लासेस द्वारा 40% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, केवल दशहरे के दिन के लिए ही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए जो एसएफ क्लासेस का कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे जो मेन क्वेरी थी मेरे पास में वो ये थी कि 2016 में जो मैंने दिया उस टाइम एग्जाम, उसका पैटर्न क्या था, 2022 में क्या है और इस दोनों में डिफरेंस क्या है और उस टाइम क्या कट ऑफ रही थी। इस सब के बारे में मैं आज आपको डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं, जो 2016 में भर्ती हुई थी ये डिपार्टमेंट ने खुद ने आयोजित कराई थी। एलएसजी ने डीएलबी के थ्रू, जो स्वायत्त शासन विभाग है उसने खुद ने ये परीक्षा आयोजित कराई थी। और इस बार जो 2022 में पेपर ऑर्गेनाइज होगा वो आरपीएससी करा रही है। अब जाहिर सी बात है, आरपीएससी कराएगी तो आरपीएससी अपना डेकोरम जो लेवल है वो मेंटेन करेगी। तो ये पूरी संभावना है कि इस बार जो पेपर होएगा वो पिछले पेपर से ज़्यादा कठिन होगा। इसके लिए आप सब लोग तैयार रहें अभी से और अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें, तभी संभव हो पाएगा। थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, पुराने से इसका कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि जो भर्ती एजेंसी है वही बदलगी ना। अगर एक ही एजेंसी दो रेगुलर एग्जाम कराती है तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर भर्ती एजेंसी चेंज हो जाती है तो उसमें ज़्यादा कंपेयर नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको आरपीएससी के हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न में तो मैंने आपको पहले समझा दिया था एक बार, जब मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया था। 120 ही क्वेश्चन थे उस टाइम पर। जो है ना पार्ट बी, जो नगर पालिकाओं के संबंधित कानून और नियम होते हैं, उसके क्वेश्चन कम थे काफ़ी, लगभग 12 क्वेश्चन ही थे। इस बार आरपीएससी की जो करारी सिलेबस दिया उसमें 120 क्वेश्चन है। इसमें 80 क्वेश्चन तो पार्ट ए से है और 40 क्वेश्चन पार्ट बी से है। तो इससे ये साबित हो रहा है या इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि जो पार्ट बी का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो हमको पार्ट बी बहुत अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। सिलेक्शन का जो निर्भरता होगी वो पार्ट बी में होगी। पार्ट ए तो क्या लगभग जो आरएस प्री का सिलेबस है वही है। तो लगभग हर एग्जाम में सेम सिलेबस होता है, चाहे आपने पटवारी की तैयारी करी हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी की हो, सब में ये सिलेबस था। तो लगभग हर बच्चे ने ये पार्ट ए तो पढ़ ही रखा होगा। इसलिए और जो आपने नहीं पढ़ा है वो पार्ट बी के बारे में ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं जानते, जीरो जानते हैं, जीरो नॉलेज है जिनकी। तो इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका बारे में मैंने डिटेल में बता रखा है आपको। पार्ट बी के बारे में सर भी आर.के. अग्रवाल सर अभी एक्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं, योजनाएं भी हम लोग ने पढ़ी थी, तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे अभी। तो एक तो ये अंतर हो गया कि इसमें क्वेश्चन पार्ट बी से काफ़ी ज़्यादा वेटेज बढ़ गया। डीएलबी की जगह आरपीएससी करा रही है। कट ऑफ के बारे में बच्चों ने मुझे बार बार पूछा कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखो बच्चों, उस टाइम है ना जो ऑनलाइन एग्जाम होता, और इस बार क्या होगा, आरपीएससी कराएगी तो ऑफलाइन कराएगी। ऑनलाइन एग्जाम हुआ था कंप्यूटर पर। तो आप सबको पता होगा जो भी एग्जाम कंप्यूटर पर होता है वो कई पारियों में होता है, कई दिन तक चलता है, क्योंकि कंप्यूटर की संख्या लिमिटेड होती है, इसलिए ये कई दिन तक एग्जाम चला था। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब एग्जाम कई पारियों में होता है तो उसको उसको रेशनलाइज करने के लिए परसेंटाइल सिस्टम आपने सुना होगा। तो परसेंटाइल सिस्टम के आधार पर उस टाइम रिजल्ट जारी हुआ था। लगभग एग्जाम में 99 पॉइंट ऐसे परसेंटाइल कट ऑफ गई थी उस टाइम है ना। अभी तो ईओ आरओ 2 ही भर्ती थी, उस टाइम 5 भर्तियां थी, इसमें और भी था, सेनेटर इंस्पेक्टर भी उस टाइम थी एग्जाम में। तो उस टाइम ऐसे 5 भर्तियां निकली थी एक साथ मिला के, इनको क्लब करके। तो उस टाइम जो परसेंटाइल बेसिस पर निकला। अब परसेंटाइल बेसिस के आधार पर ये नहीं कह सकता कि कितनी कट ऑफ गई थी,
परसेंटाइल और परसेंटेज में अगर आप अंतर जानते हो तो मैं एक बार आपको बता दूं पहले, तब मैं और इसको अच्छे से बता पाऊंगा। जैसे बच्चों सपोज करो कोई एग्जाम 100 नंबर का है, अब किसी के इसमें से 90 नंबर आए, जाहिर सी बात है उसको 90% मार्क्स आए। किसी को 80 आए तो उसको 80% मार्क्स आए। लेकिन परसेंटाइल सिस्टम में क्या होता है, जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए, जैसे 90 नंबर सबसे ज्यादा आए तो इस 90 को मानेंगे 100 और इसके आधार पर ये 80 वाले की परसेंटाइल निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है 80 से ज्यादा होगी, 85, 80, 90 तक हो सकती है। तो इसलिए परसेंटाइल सिस्टम में अभी बताना संभव नहीं है कि कितने मार्क्स कट ऑफ गए थे। टॉपर को उन्होंने 100 मान लिया तो मार्क्स स्पष्ट हो ही नहीं पा रहे हैं ना कि सेकंड रैंक, थर्ड रैंक या फोर्थ रैंक किसके कितने नंबर आए। इसलिए परसेंटाइल बेसिस के आधार पर यह बताना संभव नहीं है कि 120 में से कितने नंबर कट ऑफ गई थी। फिर भी मैं, अगर आप मुझसे पूछो, कहीं ने मुझसे पूछा कि मेरे कितने सही होंगे, तो मैं एक अनुमानित बता दूं कि 120 में से लगभग 112 क्वेश्चन मेरे सही थे। ये एकदम फैक्ट है, इसमें कोई वो नहीं है। लगभग 112 क्वेश्चन मेरे सही थे। हालांकि उस टाइम एक और चीज का फायदा मिला, वो ये था कि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी बच्चों। इस बार क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग है। वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है। लास्ट एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आप ये तो इतना तो समझते हो कि जिस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अपने आप तुक्के मारेंगे वो भी सही होंगे। तो एक इस चीज़ का भी इसमें प्रभाव पड़ा था। तो मैंने अभी आपको बताया, इनमें अंतर भर्ती में डिपार्टमेंट ने कराया, आरपीएससी ने कराया। परसेंटाइल का कट ऑफ गई थी, परसेंटेज के आधार पर नहीं गई थी, इसलिए बताना संभव नहीं है कि कितने नंबर सही हुए थे। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया कि मेरे लगभग 120 में से 112 क्वेश्चन सही थे। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो आपको और ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये भर्ती का आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जो कितने नंबर सही थे, कितने नंबर, ये सब तो मैंने बता दिया, परसेंटाइल भी बता दिया, परसेंटेज दोनों में अंतर भी बता दिया। और परसेंटाइल के आधार पर रैंक आई थी, इसलिए ये बताना संभव नहीं है कि एग्जैक्ट कितने मार्क्स किसके आए थे। इसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे पूछा पोस्टिंग के बारे में कि ईओ आरओ की पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है, क्या होम टाउन में होती है। तो बच्चों होम टाउन में तो भी हो सकती, नहीं भी हो सकती। मैं आपको बता दूं टोटल 213 नगर पालिका है प्रेजेंट टाइम पर राजस्थान में। इनको 3 भागों में बांटते हैं। मैंने पढ़ाया था नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। अगर आपने मेरा एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने बेसिक पढ़ाया था नगर पालिकाओं के बारे में, तो जो ईओ होता है ना, वो नगर पालिका का एक का एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो ईओ की पोस्टिंग नगर पालिका में होती है और आरओ की पोस्ट नगर निगम और नगर परिषद में होती है। मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था आपको ये। तो लगभग 10-11 नगर निगम है राजस्थान में और कुछ नगर परिषद है, तो यहाँ पर आरओ की पोस्टिंग होती है और नगर पालिकाओं में ईओ की पोस्टिंग होती है। तो इसमें मुझे लगता नहीं आप लोग कहाँ उलझ रहे हो, साफ स्पष्ट बात है। प्रमोशन होने के बाद ईओ की पोस्टिंग भी हो जाती है नगर निगम में, 1-2 प्रमोशन हो जाते हैं तो बाद में नगर निगम जयपुर में डिप्टी कमिश्नर ऐसा लगा देते हैं। कई लोग लगे हुए भी हैं जयपुर में डिप्टी कमिश्नर। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है पोस्टिंग के बारे में। पोस्टिंग ये स्टेट सर्विस है, राज्य मतलब राज्य की गवर्नमेंट, राज्य की सेवा है, तो राज्य में पूरे स्टेट में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। इसमें कहीं वो सोचने की बात ही नहीं है होम स्टेट का, होम डिस्ट्रिक्ट संभव नहीं है। संभव भी है पर हो सकता है 2 साल के लिए आप अपने होम सिटी में जॉब कर सकते हो, उसके बाद ट्रांसफर चलते रहते हैं। तो अगर किसी को अपने होम सिटी से ज़्यादा प्रेम है तो मुश्किल है काम। देखो ये तो स्टेट सेवा है, पूरे राज्य में कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। हालांकि सब कुछ आप जानते हो पोस्टिंग ट्रांसफर कैसे होते हैं, पॉलिटिकल उस पर होते हैं बेसिस पे। अगर आपकी पॉलिटिकल लाइनिंग बढ़िया है तो जिंदगी भर होम डिस्ट्रिक्ट में भी कट सकता है। प्रमोशन के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया था। जो ये ईओ 4 थे, इससे भी बाद में ईओ 3 बन जाते हैं, ईओ 2 में प्रमोशन होते हैं और लास्ट में कमिश्नर, जिसको आयुक्त कहते हैं। आरओ सेकंड का भी, आरओ फर्स्ट में भी हो सकता है और ईओ 3 में भी हो सकता है। तो अगर पहले प्रमोशन में दोनों बराबर भी जा सकते हैं,
ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा मैटर है, इसलिए अभी इसको डिटेल में नहीं जाए। प्रमोशन तो जब जॉब करेंगे तब आराम से देखेंगे। अभी के लिए इतना याद रखें कि प्रमोशन होते हैं आराम से 5 साल में हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है प्रमोशन की। फंक्शन मैंने आपको फंक्शन डिटेल में समझा रखे हैं, अभी मैं इसको दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। सबको आप सबको मैंने फंक्शन अच्छे से बता रखे हैं। फिर भी मैंने बता दिया था नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका। नगर पालिका का प्रशासनिक अधिकारी बॉस होता है ईओ, और आरओ जो नगर परिषद और नगर निगम में रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। उसका फुल फॉर्म ही है ये रेवेन्यू ऑफिसर, जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता है। जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स लगता है शहरों में, होल्डिंग लगते हैं तो होल्डिंग पर भी कई सारे टैक्स लगते हैं, एडवर्टाइजमेंट टैक्स लगता है, उन सबको कलेक्शन का काम करता है। उसके पास प्रशासनिक पावर नहीं होती है। प्रीफरेंस मैंने बताया था कि ईओ आरओ में पहले नंबर पे ईओ को ही बनना है, सेकंड नंबर पे बच्चों आरओ को बनना है। उसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। अगर किसी ने गलत से ये भी बढ़ दिया तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, आगे जाके पहले प्रमोशन में दोनों बराबर भी हो जाते हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं कि मैंने गलती से ही प्रेफरेंस गलत बढ़ दी तो कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऐसी कोई विशेष चिंता की बात नहीं है। फॉर्म करेक्शन, कई बच्चों को ये कंप्लेंट थी कि हमारे से गलती से फॉर्म में कुछ गलती मिस्टेक होगी। तो आप जानते हो आरपीएससी हर एग्जाम में आजकल तो फॉर्म में मौका देती है दोबारा उसको फॉर्म को करेक्शन करने का। केवल कुछ चीज़ें जैसे नाम जेंडर वगैरह चेंज नहीं होता, बाकी आप चेंज कर सकते हो। तो ये इसको आरपीएससी की साइट पर जैसे ही वो सूचना आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे, तब आप अपने फॉर्म में कोई जो करेक्शन है वो मिस्टेक है उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद एग्जाम का आप कई लोगों ने कह रहे कि एग्जाम कब होगा, तो आप मस्ती से पढ़ाई करते रहो। अपन को क्या करना है, पढ़ाई करनी है। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके बारे में ज़्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए अच्छे से पढ़ाई करो आप। तो एक सिंगल एजेंडा बना के कभी भी एग्जाम हो हम तैयार हो, उस एग्जाम के लिए हमारी तैयारी पूरी हो। एग्जाम जल्दी हो जाए और हमारा सिलेक्शन नहीं हो तभी बेकार है, एग्जाम लेट हो और हमारा सिलेक्शन नहीं हो तब भी बेकार है। तो हमको तो हमारे सिलेक्शन से लेन देन है। जब भी एग्जाम हो हमारा सिलेक्शन हो जाए तो उस एग्जाम का होने का मजा है, नहीं तो जल्दी हो लेट हो कोई मतलब नहीं उसका, वो तो केवल एक टाइम पास करने वाली बात है। एक किसी का मेरे पास फोन आया था पे प्रोटेक्शन के लिए। पे प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि कोई किसी गवर्नमेंट जॉब में है, अभी वो नई जॉब में आना चाहता है, तो यहाँ तो प्रोबेशन भी लागू होगा। प्रोबेशन में सैलरी बहुत कम मिलती है, तो इसको तो नुकसान होगा ना। सपोज करो ये अभी फर्स्ट ग्रेड का टीचर है, फर्स्ट ग्रेड को टीचर की सैलरी तो वैसे बहुत ज़्यादा होती है, ईओ से ज़्यादा होती है। तो जब ये इसमें जाएगा तो इसको इसकी सैलरी बहुत कम मिलेगी। तो क्या इसको ये पुरानी सैलरी बरकरार रहेगी? अगर रहेगी तो उसी को क्या कहेंगे, पे प्रोटेक्शन कहते हैं। तो बच्चों जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उन सबको पे प्रोटेक्शन प्राप्त है। अगर आप कोई और जॉब में हो और ईओ बनना चाहते हो, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो पुरानी तनख्वाह है उस पर आप रह सकते हो, किसी भी प्रकार से आपकी सैलरी में कोई भी कमी नहीं आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सिस्टम लागू नहीं है बच्चों। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी हालांकि कई नियमों में ये लिख रहा है कि हो सकता है, लेकिन जो एलआईसी डिपार्टमेंट है वो इसको नहीं मानता। मेरे साथी जो 2016 में कई बैचमेट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से आए थे, एक्साइज इंस्पेक्टर थे एक दो, तो उनका यही कहना था, मैंने उनसे पूछा पता किया तो उन्होंने कहा कि उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिला। और जो स्टेट गवर्नमेंट से गए थे, टीचर था एक मेरे दोस्त मेरे बैचमेट, वो टीचर से इसमें लगे तो उनको पे प्रोटेक्शन मिला। तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को पे प्रोटेक्शन मिलेगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई आना चाहता है तो उसको पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं मिलेगा। बच्चों कईयों ने मुझसे पूछा मेडिकल का क्या प्रोसेस होता है सिलेक्शन के बाद। तो देखो मेडिकल का कुछ नहीं है, मेडिकल बोर्ड से बनता है। जो पिछले 2016 का मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट या एलएसडी डिपार्टमेंट खुद है ना मेडिकल आयोजित नहीं करता। आपको बोर्ड में 5 डॉक्टर होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है वहां पर जो बोर्ड गठित होता है 5 डॉक्टरों का, खुद को ही जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में जाके बोर्ड गठित करवा के वहां से आपको सर्टिफिकेट बना के डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। डिपार्टमेंट कोई वो आयोजित नहीं कराएगा अलग से कई हॉस्पिटल में, आपको खुद को ही सर्टिफिकेट बना के जमा कराना पड़ेगा। अब बच्चों एक और मेन क्वेश्चन था, कहां से पढ़े और क्या पढ़े।
ये मुझसे बोल कई बच्चों ने पढ़ा कि सर कैसे पढ़ाई करें, कैसे पढ़ने से हम सिलेक्शन हो सकता है और कैसे नहीं पढ़े। दोनों बातें देखो, क्या पढ़ने में ये भी शामिल होता है कि क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि ये पता होने से काम नहीं चलेगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी जरूरी है। सोशल साइट पर हम घूमते रहते हैं, कई सारी जानकारी अपडेट करते रहते हैं, कई सारी चीजें पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं बनने वाले बच्चों। आप सब लोगों को स्टडी करनी है और अच्छी से करनी है। स्टडी कैसे करनी है अच्छे से? तो सबसे पहले तो आपको एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए। ये देखो बच्चों, मैंने इस पर 2-3 वीडियो बना दी है, और भी आप जगह आपने पढ़े होंगे, और आप खुद भी पढ़ो। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप हमेशा यूट्यूब पे निर्भर रहो या कहीं पर निर्भर रहो, आप खुद सेल्फ स्टडी भी करो। सेल्फ स्टडी कैसे करो? सबसे पहले तो जो आरपीसी ने एडवर्टाइजमेंट डाला है उसको खुद पढ़ो। कई सारी क्वेरीज आपकी खुद की क्लियर हो जाएगी। कोई भी एग्जाम दो बच्चों, हमेशा उसका एडवर्टाइजमेंट ढंग से एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लेना चाहिए, ताकि हम उसका जितना भी कंसेप्ट है जो गवर्नमेंट चाहती है हमको सूचना देना या आरपीसी चाहती है वो हमारे क्लियर हो जाए। अब नेगेटिव कट ऑफ है तो एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा रहता है कि भाई नेगेटिव कट ऑफ है, तो इसलिए इसको एक बार पढ़ना जरूरी है। दूसरा बात, एडवर्टाइजमेंट के बाद में सिलेबस। सिलेबस बच्चों सबसे कीमती चीज होती है किसी भी एग्जाम के लिए। जिस बच्चे को अगर सिलेबस याद नहीं है तो उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। मेरा साफ शब्दों में एक लाइन में कहना है, सिलेबस आपको जबानी याद होना चाहिए। चाहे ये ईओआरओ की भर्ती हो, चाहे आप आरएस की तैयारी कर रही हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको सिलेबस याद नहीं है तो फिर बेकार की बात है, फिर पढ़ाई छोड़ दो भाई। आपको सिलेबस जबानी याद होना चाहिए। 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक देख लो, बार बार सिलेबस देखो तो आपको तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि पार्ट ए में ये टॉपिक है, पार्ट बी में कौन कौन से टॉपिक है। अब जैसे देखो पार्ट बी का मैं बता रहा हूँ, कानून है, राजस्थान नगर पालिका कानून 2009। अब इसमें अपन को केवल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। कल मैं एक किताब देख रहा था, उसमें पूरे 17 चैप्टर ही डाल रखे हैं। तो अगर आपको सिलेबस नहीं पता था, आप वो बुक पढ़ते रहो, ईओआरओ भर्ती उस पर लिखा था बुक के कवर पे, लेकिन उसमें पूरे टोटल 17 चैप्टर ही सिलेबस डाल रखे थे, जबकि हमको पढ़ने कितने हैं? हमको पढ़ने 9 चैप्टर है। ऐसे नियम है, हमको 3 ही नियम पढ़ने हैं। स्कीम है, हमको 8 स्कीम पढ़नी है। जब आरपीएस ने चिल्ला चिल्ला के दे रखा है कि भाई 8 स्कीम ये सिलेबस में डाल रखा है, तो हम उसके आगे नहीं जाना। हमको जो सिलेबस में उसी को पढ़ना है, भले से उसको डीप में पढ़ो, सिलेबस के आगे कभी भी नहीं जाना। सिलेबस हमको जबानी याद होना चाहिए। मैंने एक उदाहरण बताया आपको, स्कीम में कई जगह पर कई लोग ज्यादा स्कीम पढ़ा रहे हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं बच्चों। हमको 8 स्कीम पढ़नी है, जो एक्ट के 9 चैप्टर है वही पढ़ने हैं, और जो 3 रूल है वही पढ़ने हैं। इन्हीं को हम डिटेल में ढंग से पढ़ें। इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। किसी बुक में क्या लिख रहा है, आप लोगों ने कहीं ना अब तक बुक भी देख ली होगी। कई सारी बुक्स मार्केट में आ चुकी है, मैंने भी देखी 2-3 बुक्स, 3 बुक मैंने कल देखी। सब में क्या कर रखा है, कट और पेस्ट। आप लोग पढ़े होंगे तो समझ गए होंगे कि उनमें से ना किसी भी किताब वाले ने इतना कष्ट नहीं किया कि जो ओरिजिनल कानून है उसका कोई भाषा में आसान करके लिखा हो। जैसा का जैसा उनके पास मैटर था वो सब पब्लिकेशन ने छाप दी। पब्लिकेशन के बाद पहले से वो चीजें थी, तो उन्होंने वहां से उसको कट करके पेस्ट करके एक किताब छाप दी। उसमें उन्होंने एक शब्द भी नहीं बदला। मैंने देखा, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस किताब में उन्होंने जो कानून का एक शब्द भी नहीं बदला, उसको कहते हैं जटिल रखा। और कानून है, कानून की भाषा बहुत जटिल होती है। जो बच्चों देखो, जो लॉ होता है ना, लॉ की लैंग्वेज बहुत टिपिकल होती है। अगर आपने जो राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 उसको हिंदी में पढ़ो, हर आदमी के पास मोबाइल है, डाउनलोड कर लो आराम से। राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 लिख के गूगल पे सर्च करोगे तो आ जाएगा उसका लिंक, वहां से खुद डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम पे भी पढ़ा है, वो कई जगह पढ़ा है, वो कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आप उसको पढ़ो एक बार, तो आप पढ़ोगे तो लगेगा कि पता नहीं क्या ही पढ़ रहे हैं। इतनी तो जटिल तो उसकी हिंदी है, अगर आप उसकी हिंदी देख लोगे ना तो आपको इतना मेंटली टॉर्चर होगा कि इतनी गंदी हिंदी हो ही नहीं सकती। इंग्लिश भी उतनी जटिल है, क्योंकि जो लीगल लैंग्वेज होती है बेसिकली वो बहुत डिफिकल्ट होती है।
तो अब इसी को कट कॉपी पेस्ट मारने से तो बात बनेगी नहीं। आप लोग पढ़ के देखना एक बार कानून की उसको, आपको मुझे लगता नहीं कि एक भी सवाल, एक भी शब्द उसका, मतलब एक भी उसका जो धारा समझ में आएगी। तो अब बच्चों क्या करना है, हम इसको आसान करना है, चीज को जटिल नहीं करनी। कानून बहुत डिफिकल्ट है, मैंने पहले दिन ही बताया था कि ये कानून जो है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समझने वाली बात इतनी है इसमें याद करने वाली बात है। इतने सारे सेक्शन हैं, कई सारी धाराएं हैं, 300 से ज्यादा कानून में धाराएं हैं। लेकिन अगर हम समझदारी से काम लें, लैंग्वेज को आसान करके पढ़ें, और बच्चों 300 की 300 धाराएं याद नहीं करनी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं जो आर के अग्रवाल सर भी बताते होंगे बीच बीच में, कुछ जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं उनका धारा नंबर याद होना चाहिए। भाई सेक्शन 50 में क्या है, सेक्शन 70 में क्या है। लेकिन ऐसे चुनिंदा धाराएं, ये हर धारा को आपको जबानी याद नहीं रखना। आपको धारा में क्या करना है, उस धारा का 1 या 2 लाइन में जो मूल थीम है ना, वो कहना क्या चाहती है, उसको ध्यान रखना है। और ये कब होगा, जब हम धारा को इजी करके पढ़ेंगे। इतनी मुश्किल धारा है, उसमें से 20-20, 40-40 लाइन की भी कई बड़ी बड़ी धाराएं हैं, तो इतना बच्चों पढ़ना संभव नहीं, जटिल होता है काफी। हमने इसको बहुत आसान करने का प्रयास किया है। सर ने, अगर आपने सर की स्लाइड देखी होगी, आर के अग्रवाल सर ने भी इस पर काफी मेहनत करी है। सर के पास 30-40 साल का अनुभव है, तो हमने इसको काफी इजी किया है। आप लोगों ने स्लाइड में देख लिया होगा कि हमने कितने आसानी से बताया। मैं स्कीम के बारे में बताऊं, मैंने 8 योजनाएं आपको बताई। वो योजनाएं आप वो बुक में पढ़ो, उन बुक में इतना गंदा दे रखा है, पूरी प्रोसेस, पूरी ऑपरेशन डिटेल दे रखी। जबकि मैं ये जानता हूँ कि दुनिया के कोई भी एग्जाम में कभी भी स्कीम की ऑपरेशन गाइडलाइन नहीं पूछते, कितने रुपये में फॉर्म आता है, कितने में क्या होता है, कभी भी नहीं पूछी जाती, लेकिन उन किताबों में दे रखी है। तो इसलिए इतना तनाव नहीं लेना, हम आपको बहुत आसान से तरीके से बताया। और मुझे विश्वास है कि जो सर ने बताया और जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो हम नोट्स देंगे, उसके बाद क्वेश्चन नहीं आएगा एक भी, मतलब उसके बाद 1-2 क्वेश्चन आएंगे, पर मोटा मोटी उसमें से आपको आंसर मिल जाएंगे क्वेश्चन के। तो इसलिए है ना, आप निश्चिंत रहे। हमारी बुक भी मार्केट में आने वाली है, जल्दी से जल्दी हम प्रयास करेंगे हम बुक लॉन्च करें। और जो सर ने जो अभी, और जब तक बुक नहीं आए तब तक क्या करें, तो मैं पहले कह देता हूँ, उसमें पढ़ने का तरीका है, जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको उसको जबानी याद करते रहना है। सर ने अभी तक काफ़ी धाराएं पढ़ा चुके होंगे, तो आपको धारा याद होनी चाहिए जबानी। और जो स्लाइड है उनको बार बार देखें, 2-2, 3-3, 4-4 बार देखें, तो आपको वो जबानी याद हो जाएगी। तो ये हो गया बुक सोर्स का। बाद में इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट। अब इसके बाद क्या जरूरी है, एक बार हमने पढ़ लिया कोई भी सेक्शन, अब उस सेक्शन से क्वेश्चन कैसा बनेगा, तो उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, जहां से भी मिले। हम भी टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, दिवाली के लगभग से हम लोग टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। अगले 100 डे तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी वीकली। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएंगे। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज के अलावा और भी कई से आपको क्वेश्चन मिले, तो अधिक से अधिक क्वेश्चन के आंसर की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरे द्वारा पुराने क्वेश्चन का भी, जो 2016 में क्वेश्चन आए थे, उसका भी हमने वीडियो बनाए हैं, कुछ ऐप पर डाले हैं, कुछ यूट्यूब पर डाले हैं, और हम वीडियो बना रहे हैं। और जितने भी ये टेस्ट सीरीज हम आयोजित कराएंगे, लगभग 500 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, वो सबका मेरे द्वारा वीडियो सॉल्यूशन कराया जाएगा, जिसमें हम सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। लास्ट बच्चों, रिवाइज। एक देखो, मैंने पहले भी बताया, ये जो सिलेबस है पार्ट बी का, कानून वगैरह, ये एक बहुत जटिल चीज़ है। इसमें समझने की बात कम है और याद करने की बात ज़्यादा है बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा याद करना है, इसको बार बार पढ़ना है, सेक्शन को, धाराओं को बार बार रिवाइज करना है, तब जाके आपको इसकी बात बनेगी। इसके लिए बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो कम से कम हर सेक्शन को आपको 8 से 10-15 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके ये बैठेगा। अभी आपको लग रहा होगा हम तो भूल जाते हैं, धारा 21 में क्या था, सेक्शन 25 में क्या था, भूल जाते हैं बार बार, तो बिल्कुल भूलोगे। उसको आप जब तक 10-15 बार रिवाइज नहीं करोगे, तब तक वो धारा आपको बैठेगी नहीं। इसलिए जो सर पढ़ा रहे हैं, जो मैंने पढ़ाया, उसको आप बार बार रिवाइज करें और उसको याद करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।